यूरल माउंटेन सोवियत यूनियन साल 1959 एक ग्रुप ऑफ यंग हाइकर्स ने एक्सपीडिशन स्टार्ट की। उनका गोल सिंपल था, एक फ्रोजन पीक पर चढ़ना और वापस लौटना। ये सब स्टूडेंट ग्रेजुएट थे, एनर्जेटिक, एडवेंचरस और कॉन्फिडेंट कि वो हर चैलेंज को फेस कर लेंगे। लेकिन उनकी जर्नी एक ऐसी कहानी में बदल गई जो दुनिया के सबसे बड़े अनसॉल्व मिस्ट्री में से एक बन गई। उनके टेंट्स बर्फ में फटे हुए मिले, उनके फुटप्रिंट्स ने अनएक्सप्लेन्ड डायरेक्शन दिखाई और उनकी बॉडीज में ऐसी इंजरीज मिली जो नॉर्मल एक्सीडेंट से कभी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। आज आधी सदी से ज्यादा गुजरने के बाद भी दुनिया के साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेशन और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एक ही सवाल पूछते हैं, डायथलोव पास में उस रात हुआ क्या था। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक एनिग्मा था, एक फ्रोजन रिडल जो आज भी बर्फ के नीचे छुपा है। सोवियत यूनियन के यूरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के 10 हाइकर्स ने एक एक्सपीडिशन प्लान किया। ग्रुप का लीडर था इगोर दायतलोव, 23 साल का इंजीनियर स्टूडेंट, डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस, उसके लीडरशिप स्किल्स पर सबको भरोसा था। ग्रुप में मोस्टली यंग स्टूडेंट थे, सबके पास एडवेंचर का जुनून था। उनका डिसीजन था ओटाटन माउंटेन। इस एरिया को लोकल मानसी ट्राइबल्स खोलात साइकिल कहते हैं, जिसका मतलब है माउंटेन ऑफ द डेड। सफर शुरू होता है 27 जनवरी को। हैवी स्नो, -डिग्री टेम्परेचर और खतरनाक टेरेन के बावजूद ग्रुप कॉन्फिडेंट था। सब लोग डायरीज और कैमरा में अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहे थे। लेकिन यहीं पे ग्रुप का एक मेंबर यूरियोदीन बीमार हो गया और पीछे लौट आया। उसने कहा कि उसकी हेल्थ अलाउ नहीं करती। शायद ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन था, क्योंकि उसने अनजाने में अपनी मौत से बचने का डिसीजन लिया। अब ग्रुप 9 लोगों का बन गया और ये 9 लोग बर्फ और पहाड़ों की तरफ रवाना हुए, बिना ये जाने कि वो वापस कभी नहीं लौटेंगे। 1 फरवरी 1959 यूरल माउंटेन की एक रिमोट जगह टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर चुका था। इगोर दायतलोव और उसके 8 साथी अपने टेंट को स्लोप पर सेट करते हैं। नॉर्मली हाइकर फॉरेस्ट के पास टेंट लगाते हैं ताकि हवा से बच सके, लेकिन उस रात ग्रुप ने एक एक्सपोज जगह पर कैंप किया। शायद वो अपनी स्किल्स प्रूव करना चाहते थे या शायद कोई और वजह थी। उस रात काफी फोटोज ली गई, उनकी डायरीज में एंट्रीज लिखी गई। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, हंसी मजाक, सॉन्ग्स और ग्रुप स्पिरिट हाई था। लेकिन कुछ घंटों बाद एक ऐसा मूवमेंट आया जिसके बारे में हम सिर्फ गैस कर सकते हैं। रेस्क्यू टीम ने बाद में जो टेंट देखा उसका सीन डिस्टर्बिंग था। टेंट अंदर से फटा हुआ था, जैसे हाइकर्स ने खुद ही अपनी छुरी से कपड़े को काट कर भागने की कोशिश की हो। टेंट के अंदर उनके शूज, जैकेट और सारे गियर्स थे, मतलब उन्होंने एक्सट्रीम कोल्ड में बिना तैयारी के ही टेंट छोड़ा। स्नो पर फुटप्रिंट्स क्लियरली दिख रहे थे। 9 अलग अलग फुटप्रिंट्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, नीचे वैली की तरफ। सब फुटप्रिंट्स नंगे पांव या सिर्फ सॉक्स में बने हुए थे। ये देखकर इन्वेस्टिगेटर्स हैरान हो गए। आखिर किस वजह से एक्सपीरियंस हाइकर्स ने अपनी जान खतरे में डालकर टेंट को छोड़ा। फुटप्रिंट्स लगभग 500 मीटर तक चले और फिर बर्फ में गायब हो गए। उसके बाद जो हुआ उसका सर सिर्फ बर्फ के नीचे छुपा है। एक्सपीडिशन के 1-2 हफ्ते बाद भी हाइकर्स वापस नहीं लौटे। फैमिलीज ने अलार्म रेस किया। सोवियत अथॉरिटीज ने एक रेस्क्यू मिशन भेजा। 26 जनवरी 1959 को सर्च टीम को पहाड़ों में कुछ अनयूजुअल दिखा। बर्फ के बीच एक पार्शियली बरीड टेंट मिला। टेंट पूरी तरह से खराब था और सबसे डिस्टर्बिंग बात, टेंट अंदर से कट किया गया था, जैसे हाइकर्स ने पैनिक में बाहर निकलने के लिए अपनी छुरी का यूज किया हो। टेंट के अंदर उनका सारा सामान पड़ा था, मतलब हाइकर्स ने सब कुछ छोड़कर भागना चूज किया। रेस्क्यू टीम ने टेंट से कुछ दूर नीचे वैली की तरफ फुटप्रिंट्स फॉलो किए। फिर एक छोटी सी फॉरेस्ट क्लियरिंग में उन्हें पहली 2 बॉडीज मिली। दोनों सिर्फ अंडरवियर्स और सॉक्स में थे। दोनों कामचलाऊ कपड़ों में थे, -30 डिग्री टेम्परेचर में। उनकी स्किन पर फ्रॉस्ट बाइट के क्लियर साइन थे और उन्होंने फायर जलाने की कोशिश की थी। थोड़ा आगे टीम को 2 और बॉडीज मिली। दोनों टेंट की तरफ लौटने की कोशिश करते हुए मिले, लेकिन वो ग्राउंड पर गिरे हुए थे। दोनों के पास भी प्रॉपर कपड़े नहीं थे, सिर्फ सॉक्स और हल्की जैकेट। अगले कुछ दिन में एक और बॉडी मिली। उसके स्कल पर एक फ्रैक्चर था, जैसे उसका सर किसी हार्ड चीज से टकराया हो, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि वो हाइपोथर्मिया से मरा। इस पॉइंट पर 5 बॉडीज मिल चुकी थी, लेकिन बाकी 4 हाइकर्स मिसिंग थे। 2 महीने बाद स्नो मेल्ट होने पर उनकी बॉडीज एक रेवेन में मिली और उनके इंजरीज सबसे डिस्टर्बिंग थे। एक के स्कल में सेवरल फ्रैक्चर थे, जैसे किसी कार एक्सीडेंट जैसा इम्पैक्ट। दूसरे के रिब्स टूट चुकी थी। तीसरी की भी रिब्स क्रश थी और सबसे शॉकिंग बात, उसकी जुबान मिसिंग थी। ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने कहा कि उनकी इंजरीज बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हुई, लेकिन कोई सॉफ्ट टिश्यू डैमेज या एक्सटर्नल वॉन्ड नहीं था, जैसे किसी पावरफुल प्रेशर ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया हो। रेस्क्यू टीम के सामने एक सवाल था, किस वजह से एक एक्सपीरियंस ग्रुप ने अपना टेंट फाड़ कर नंगे पांव बर्फ में भागना चूज किया और फिर ऐसे मिस्टीरियस इंजरीज के साथ मारे गए। बॉडीज मिलने के बाद सोवियत अथॉरिटीज ने तुरंत एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, लेकिन जो फैक्ट सामने आए उन्होंने मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने बताया कि 5 हाइकर्स हाइपोथर्मिया से मरे, लेकिन बाकी 4 के इंजरीज अनयूजुअल थे, जैसे किसी ट्रेमेंडस एक्सटर्नल फोर्स से हुई हो। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि ये इंजरीज कार क्रैश के बराबर फोर्स की थी, लेकिन उनकी बॉडीज पर एक्सटर्नल बोन्स नहीं थे। स्किन पर कट्स, ब्रशेस या टॉन मसल्स के बिना अंदर से बोन टूट जाना एक इम्पॉसिबल जैसा सिनेरियो लग रहा था। फिर एक और डिस्टर्बिंग डिटेल सामने आई। कुछ हाइकर्स के कपड़ों में हाई लेवल ऑफ रेडिएशन
रेडिएशन पाए गए। सोवियत एरा में रेडिएशन का मतलब था या तो सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट या फिर कॉन्टेमिनेटेड इक्विपमेंट। विटनेसेस ने कहा कि उस रात आसमान में ऑरेंज फायरबॉल्स दिखे थे। कुछ ने क्लेम किया कि वो मिलिट्री पैराशूट माइंस या सीक्रेट मिसाइल टेस्टिंग हो सकती थी, लेकिन ऑफिशियल ने इस बात को इग्नोर कर दिया। जब इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड किया गया, ऑफिशियल रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा था, द हाइकर्स डेड बिकॉज ऑफ अ कॉम्पेलिंग अननोन फोर्स। न एवलांच का प्रूफ मिला, न किसी अटैक का, बस एक कंफ्यूज एक्सप्लेनेशन जो और सवाल खड़े करता है। कुछ लोगों का यह तक कहना है कि लोकल ट्राइब्स ने उन पर अटैक किया होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ मिला कि उनका कोई कनेक्शन नहीं था। फुटप्रिंट्स में भी सिर्फ हाइकर्स के ही निशान थे। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये तक कहती है कि हाइकर्स पर किसी अननोन केजन ने अटैक किया। एक रिकवर्ड डायरी एंट्री में भी एक लाइन लिखी थी, वी नो नाउ दैट अ स्नोमैन एग्जिस्ट, लेकिन ये सिर्फ एक मजाक था जो ग्रुप ने लिखा था। मॉडर्न टाइम में एक साइंटिस्ट ने नई थ्योरी प्रपोज की, स्लैब एवलांच। 2019 में एक स्टडी हुई जिसमें कहा गया कि छोटी स्लैब एवलांच टेंट पर गिर सकती है। इससे हाइकर्स को पैनिक हुआ हो और वो टेंट से भाग गए, लेकिन फिर भी यह थ्योरी इंजरीज को पूरा एक्सप्लेन नहीं करती। अथॉरिटीज ने केस फाइल को क्लासिफाई कर दिया और एरिया को हाइकर्स के लिए बंद कर दिया। आज भी डेथलॉप पास मिस्ट्री एक ऐसी कोल्ड केस है जिसमें साइंस और सुपरनैचुरल दोनों थ्योरीज साथ साथ चलती है। कुछ लोग मिलिट्री सीक्रेट पर बिलीव करते हैं, कुछ लोग नेचुरल डिजास्टर पर, लेकिन एक चीज सबको एग्री है, 9 यंग हैकर्स अपनी जिंदगी से खेलने नहीं गए थे। वो एक्सपीरियंस थे, डिसिप्लिन थे और एक टीम थे। फिर भी उनका अंत एक ऐसे अंधेरे में हुआ जिसका सच अभी भी बर्फ के नीचे दबा है। और शायद इसी वजह से डेथलॉप पास का नाम सुनते ही एक सवाल उठता है, उस रात 1959 में हुआ क्या था? एवलांच, मिलिट्री एक्सपेरिमेंट या ऐसा कुछ जो इंसानी समझ के परे है? जो भी था वो अब एक फ्रोजन एनिग्मा है, एक ऐसा एनिग्मा जो हमेशा के लिए हिस्ट्री के सबसे बड़े पन्नों में लिखी रहेगी। और इसी तरह डेथलॉप पास की कहानी एक अनसॉल्व रिडल बन गई, एक ऐसी मिस्ट्री जिसमें साइंस, सीक्रेसी और सुपरनैचुरल सब मिले। नाउ आई एम आउट।